आपके जाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। यस सर, आपकी फैमिली का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश थी। मुझे आपको कुछ दिखाना है सर। तो तुम्हें लगता है कि गाड़ी से भिड़ने के बाद जब ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरा तो उसके सर पर वार करके किसी ने उसे मार डाला। उसके बाद उसने उसी हथियार से ट्रक का शीशा भी तोड़ दिया। यस। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे अंदर वो पुलिस इंस्टिंक्ट है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण तुम्हें सच समझने और उसकी तस्वीर बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, बस इतना ही। जिस दिन मेरी नौकरी का आखिरी दिन था उस दिन मैं सुबह सुबह पुलिस के कारखाने में गया था। मैंने वहां पर वो ट्रक देखा। हर्षिता, जो तुमने मुझे बताया वो मैं पहले से ही जानता हूं। आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जिसने ये किया हमें उसे पकड़ना चाहिए। कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहा हूं जानबूझकर। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है। ये गलत है सर। जिस इंसान ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उसे छोड़ कैसे सकते हैं? जो चीज एक बार खो गई वो हमेशा के लिए खो गई, कोई उसे वापस नहीं ला सकता। बट सर आप... नो हर्षिता, मैं एक सीमा रेखा पर खड़ा हुआ हूं। कभी खुदकुशी और कत्ल के बीच की हालत के बारे में सुना है? मुझे मजबूर मत करो। डॉक्टर आप भी ना कमाल के आदमी हैं। आप हमें पहले ये बात बता देते कि ये जगह आपकी पत्नी के नाम पर है। तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो क्या? चलो फिर तो काम जल्दी ही हो जाएगा। हाँ। आप तो डील खत्म करके ही निकलेंगे ना? सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चुटकियों में डील फाइनल कर सकते हैं हम लोग। क्यों डॉक्टर? बिल्कुल सही कहते हैं, एक बार डील हो जाए तो फिर देरी करना अच्छी बात नहीं। वैसे आपने अपने रिश्तेदारों के साथ एग्रीमेंट कर लिया है ना? क्या है कि एक बार जगह बिक गई और किसी केस में फंस गए तो मुश्किल हो सकती है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी। वैसे सर, इस जगह के बाकी हिस्सेदारों को आप संभाल लेंगे ना? ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? हमें यहाँ बुलाकर चाल चल रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो अभी देखा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब इन दोनों ने किया है, इन्होंने। सर प्लीज हमें मत मारिए प्लीज। जो हो गया सो हो गया। मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। उनके परिवार को जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नहीं सर प्लीज। नो।
मैम उस टेबल पर बैठिए। मैडम ऑर्डर। वाटर प्लीज। ओके मैम। Excuse me, are you in some sort of trouble? I can help you. नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। That means you are in trouble. I'm Harshita Chopra. I'm a police officer. I can help you. नहीं, पुलिस को फोन मत करना। अगर मुझे पता होता आप पुलिस ऑफिसर हैं तो मैं आपसे बात ही नहीं करती। नहीं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। चाय पियेंगे सर? हाँ। सर ये तो हाँ हाँ। चाय। सर मेरे पैरों की नसों में फिर से दर्द शुरू हो गया है। आप चाहे तो मुझे जहाँ चाहे भेज दीजिए, लेकिन ट्रैफिक में मत भेजिएगा। तो ऊपर भेज दूं? सर गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ पे? इन्होंने फिर से ज्वाइन किया है? मेरा अखबार गया, अब मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा, नहीं तो टॉयलेट में बोर हो जाऊंगा यार। क्या करोगे पढ़कर? कुछ नहीं, सब बकवास है। मैथ्यू सर आ जाएंगे, आप शुरू कीजिए। हाँ आओ मैथ्यू। गुड मॉर्निंग मैथ्यू सर। बैठो। गुड मॉर्निंग। जब भी तुम लेट होते हो मुझे लगता है वक्त पर आने की तुम अपनी आदत भूल चुके हो। कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट चलता मैथ्यू है। सर ब्रेकफास्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। खाओ ना मैथ्यू। नो 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 सर। तो 7 महीने की छुट्टी के बाद तुम आज वापस ज्वाइन कर रहे हो, और आज शाम तुम नौकरी छोड़ भी रहे हो। फैसला सोच समझ कर किया है ना? तो आज तुम्हारी सर्विस का आखिरी दिन है। मेरी इस बात का बुरा मत मानना, पर मेरे हिसाब से तुम भाग रहे हो। भाग रहा हूं मैं? यस। हाँ। कहाँ से भाग रहा हूँ? कहाँ भाग रहा हूँ? सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हारा इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। पर ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई हल नहीं है मैथ्यू। जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग में फालतू ख्याल आएंगे। वो फालतू के ख्याल नहीं है सर, वो यादें हैं।
और अब मेरे पास बस यादें ही हैं। आई लिव इन द पास्ट एंड दैट्स व्हाई आई एम साइकोलॉजिकली अनफिट फॉर पुलिसिंग। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। तो कल सुबह तुम एक यात्रा पर निकल रहे हो, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। सर ये एक मिशन है सर। मुझे नीलिमा की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। उसने जिंदगी में मुझसे बस एक ही चीज मांगी थी। खैर छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारी जगह किसी को पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। कमिश्नर फिलहाल सिटी टास्क फोर्स संभाल लेगा, और तुम्हारी जगह किसी को रखना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। बट द शो मस्ट गो ऑन सर। मुझे डर है शो कहीं बंद ना हो जाए। सर तुम्हें मेरी हेल्थ इश्यूज के बारे में तो पता ही है। ये जल्दी थक जाना और अचानक वजन कम होना। डॉक्टर्स काफ़ी टेस्ट कर चुके हैं। बॉम्बे के टाटा इंस्टीट्यूट में कुछ सैंपल्स भी भेज दिए गए हैं, और आज रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। सर खैर छोड़ो, जाने से पहले शेव कर लेना। सर रहने दो, दाढ़ी में बिल्कुल किसी फिलोसोफर जैसे दिखते हो, एंड इट सूट्स यू। चलो। अगर यहाँ कोई इंसान है जिसे आई रियली मिस, तो बेहिचक कहूंगा कि वो आप हैं सर। आपने मेरी हर जरूरत पे मेरा साथ दिया है। एक आखिरी बार आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे इस आखिरी शब्द सुनने से सख्त नफरत है। तुम जाओ, हम फिर जरूर मिलेंगे जल्द ही, मेरा दिल कहता है। सी यू मैथ्यू। सर सुनो अनिल सर। मुझे गत्ते का एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए होगा। ओके, मेरी सर। बुक्स और पर्सनल फाइल्स पैक करने सर, के लिए। क्या आज ही आप? तुम जानते हो तो दोबारा क्यों पूछ रहे हो? सर मैं आए? हाँ श्रीनी आओ। और बताओ क्या चल रहा है? सर तो आपने फैसला कर लिया है? फिर से सोच लीजिए। मैं डीजी से मिल चुका हूँ। मुझे जो भी कहना था मैंने उन्हें बता दिया है। इसका मतलब इस बारे में आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते? नाराज मत हो यार, सर तुम तो सब समझते हो। अब ये सब मुझसे नहीं होगा। सर समझ तो आप नहीं रहे। मैं पिछले 25 सालों से सैल्यूट करता आ रहा हूं सुपीरियर्स को, उन्हें जो इस देश पर राज कर रहे हैं। पर दिल से सैल्यूट करने का मन सिर्फ आप जैसे किसी लायक इंसान को ही करता है, पूरी इज्जत के साथ। लेकिन आपके जाने के बाद दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू मिस। शिनी आई नो यू फील बैड। सर सिटी टास्क फोर्स वही यूनिट है जिसे मैंने बहुत मुश्किलों के बावजूद खड़ा किया है। सर बल्कि जब मैं पिछले 7 महीने से छुट्टियों पर था, मैं जानता हूं तुमने मेरा काम बखूबी निभाया, और वो भी बिना किसी और की मदद लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर। आज इतने दिनों के बाद जब मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है और उसी दिन मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर जा रहा हूं, यू फील लेट डाउन। जाने दीजिए सर, जो कुछ आपके साथ हुआ अगर मेरे साथ हुआ होता तो मैं तो अब तक पागल हो चुका होता। आर यू श्योर सर कि मैं पागल नहीं हूं? तुम किसी मुसीबत में लग रहे हो। कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्या आज सुबह आपने अखबार नहीं पढ़ी? नहीं, क्यों? कुल 3 लोगों के खून हुए हैं सर। तीनों बड़े आदमी थे। उसमें से एक तो हमारा पुराना कलीग था, रिटायर्ड एसीपी विनोद अब्राहम। असली बात आपको क्राइम सीन देखने के बाद ही पता चलेगा। किसी तरह की जबरदस्ती या हिंसा का नामो निशान नहीं। चेहरों पर ब्लैक मास्क लगाकर तीनों लाशों को बिल्कुल समान दूरी पर रखा गया था। कुछ अजीब है सर। मर्डर, चाहे वो 1 हो या 3, अजीब ही होता है। किसने किसको मारा, किस लिए और कब, ये सारे सवाल बेबुनियाद हैं। इस संसार में इससे ज्यादा अस्वाभाविक और कुछ भी नहीं है कि एक इंसान दूसरे की जान लेने से हिचकता नहीं है। अरब के सभी इत्र की खुशबू भी मेरे हाथों पर लगी खून की दुर्गंध को नहीं मिटा सकती। खून करने के बाद लेडी मैकबेथ ने यही कहा था, आई लव माई शेक्सपियर। हाँ, तो फिर चलते हैं। सर
आज शाम के 5 बजे तक ऑफिशियली मैं टास्क फोर्स का कमांडर हूँ। तुम पहले मुझे क्राइम सीन दिखाने ले चलो। वैसे भी तुम इसी काम के लिए यहाँ आए थे ना? हाँ सर। आज अपने करियर का आखिरी क्राइम सीन देखने जा रहा हूँ। तो चलो अब तो मुझे इसकी पूरी डिटेल्स दो। सर, जैसा मैंने बताया 3 लोगों का खून हुआ है। थारकन मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर का मालिक डॉक्टर धनेश थारकन, फिर स्टेट ड्रग कंट्रोलर मोहन नायर, और हमारे एक्स असिस्टेंट कमिश्नर जो पिछले महीने ही रिटायर हुए थे विनोद अब्राहम। आपको पता ही होगा विनोद अब्राहम बहुत बड़ा फ्रॉड था। जब वो यहाँ था उस समय उसके रियल एस्टेट माफिया के साथ अच्छे कनेक्शंस थे। रिटायर होने के बाद तो वो पूरी तरह से रियल एस्टेट में ही घुस गया। हैरानी की बात तो ये है सर कि जिस बिल्डिंग में क्राइम हुआ वो कई सालों से बंद थी क्योंकि उसके मालिकों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था। फैमिली ट्रस्ट ने एक क्लीनिंग एजेंसी अपॉइंट की हुई थी जो हर शुक्रवार को बिल्डिंग खोलकर साफ सफाई करती थी। सफाई करने वालों ने ही सुबह लाशें देखी। आज सुबह मैं तुमसे पूछना भूल गया, अब तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? बहुत बुरी हालत है सर, मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा हूँ। पेट कम करने की दवा लो। सुना है आप मुझे ट्रैफिक ड्यूटी में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, कुछ कीजिए ना सर। इनसे हालचाल पूछिए, ये डिमांड रखने लगते हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में किस चीज की कमी है तुमने कभी सोचा है? किसकी सर? कोई आगे नहीं आएगा। इंसानियत की। सर, क्या चल रहा है? फॉरेंसिक ने अपना काम शुरू कर दिया। जगह काफी बड़ी है, थोड़ा समय लग सकता है। हाँ। वो अंदर कैसे घुसे कुछ पता चला? नहीं सर। क्लीनिंग एजेंसी के जो लड़के हैं उन्हें जाने मत देना। चाबियां सिर्फ उन्हीं के पास हैं। शायद उन्होंने डुप्लीकेट बनवाई हो। सर, मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया है। हाँ। और मरे हुए लोगों के रिश्तेदार सुबह से ठीक है, बाहर उन्हें खड़े बाहर हैं। इंतजार करने दो। सर, ये हर्षिता चोपड़ा है। अब ये हमारी टास्क फोर्स का हिस्सा है। इससे पहले एएसपी रह चुकी हैं। सर, हमारा मानना है कि इन तीनों का खून इनके शरीर में जहर देकर किया गया है क्योंकि इन तीनों के दाएं हाथ पर इंजेक्शन के निशान मिले हैं। सर, कुछ कहना चाहती हो? जो मैं कह रही हूँ पता नहीं उसका कुछ मतलब है या नहीं, पर कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। वो क्या? वो रेस्टोरेंट बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो घटना और ये कत्ल, इनके बीच कुछ तो लिंक है, बस ऐसा मुझे लगता है। अरे कोई लड़की अपने पति या बॉयफ्रेंड से लड़कर ऐसे ही वहाँ उस कॉफी शॉप पर आ गई होगी। तुम्हारे पूछने पर उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि पुलिस उसके मामले में पड़े और हड़बड़ी में निकल गई। उसका इस मर्डर केस से क्या संबंध हो सकता है? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ, ओके। ये क्या टाइम पास चल रहा है यार? ये अभी बाहर से आई है ना सर, जाने दीजिए। श्रीनी, मैं जा रहा हूँ। हाँ सर, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ आकर सब कुछ देख लिया। अब आगे तुम देखो। मैं कल सुबह ही अपने सफर पर निकल रहा हूँ। ओके, गुड लक। सर, पर अब सर 1 मिनट। सर। हाँ, तुमने परसों ही वापस ज्वाइन किया है ना? जी सर, मैंने आपको फोन किया था पर फोन बंद था। लैंडलाइन पर भी किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सर, सिर्फ आपके कहने पर ही डीजी साहब ने मेरा सस्पेंशन रोका और कमिश्नर साहब ने बताया कि मुझे फिर से टास्क फोर्स में अपॉइंट कर लिया गया। सर, मैं आपका शुक्रिया कैसे। तुम्हारी बेटी साहिबा कैसी है? उसका मेडिकल में एडमिशन हो गया सर। इसके लिए मुझे पैसे बहुत देने पड़े तो बहुत भाग दौड़ की मैंने, पर उसकी इच्छा पूरी हो गई सर। सर, अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। इस बारे में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं स्टूडियो में। सर, क्या कोई इंसान 7 महीने में इतना बदल सकता है? 7 महीनों की बात कर रहे हो? ये जो जिंदगी है ना 7 मिनट में बदल सकती है। Are you a cop? Yes, my dear.
गेट अप। पुलिस, कम ऑन, गेट अप। कुछ नहीं मिला सर, नथिंग। कम। सबकी चेकिंग करने के बाद ही जाने देना। ओके सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। यस पुलिस। पुलिस सर, आई एम मधुसूदन रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? सर वो मैं अपने दोस्त की बेटी की शादी में आया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बुलाया है। पार्टी, म्यूजिक, आई लव म्यूजिक सर, बट नो ड्रग्स सर। कसम से सर, मेरा यकीन कीजिए सर। ओके ओके, I'll take a picture. श्योर सर। Thank you. Felix D. Vincent, the drug supplier based in Goa, रशियन माफिया का सबसे वफादार पार्टनर। लुक मिस्टर मैथ्यू, हम एक डील करते हैं। तुमने मुझे कभी देखा नहीं है। जस्ट क्लोज योर आइज। तुम चाहो तो वहां पड़े 2 बैग अभी ले जा सकते हो, बाकी जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा। मुझे जाने दो, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताओगे। सब कुछ बदल जाएगा। मुझसे पंगा मत लेना सर। कम ऑन फेलिक्स, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारी धमकी में कुछ तो क्लास होगा, पर तुमने मुझे बिल्कुल निराश कर दिया। इकबाल सर, ले जाओ इसे और ये पूरी की पूरी जगह बंद करवा दो। अच्छा बोनस मिलेगा पक्का। बिना मेरे सवालों का जवाब दिए तुम कब तक इस तरह से बैठे रहोगे फेलिक्स? ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तुम यहां आसानी से आ नहीं सकते, तो तुम यहां से जाओगे कैसे? आपकी धमकी में क्लास है। सर थोड़ी देर वॉक लेकर आइए ना, तब तक मैं पूछताछ करता हूँ ना इससे। मेरी पूछताछ का स्टाइल बिल्कुल क्लासी नहीं होता, देसी होता है। केरला में जगह जगह पर माल पहुंचाना, तुम्हारा यहां का सारा डीलर नेटवर्क, रॉ मटेरियल सोर्सिंग, मुझे उन सब की जानकारी चाहिए। बिना बताए यहां से निकल नहीं पाओगे। मुझे यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है। एक्चुअली आई लाइक दिस प्लेस। कल रात से ही मेरा मोबाइल फोन बंद पड़ा हुआ है। उसे फिक्र हो रही होगी कि मैं कहाँ रह गया। आप जाइए सर, कल तो आप दिल्ली जा रहे हैं ना। उन्होंने शॉपिंग प्लान्स बना रखे होंगे। वो यहाँ पर इसीलिए आई है, लेकिन मैं फेलिक्स को यहाँ कस्टडी में छोड़कर दिल्ली कैसे जा सकता हूँ? परसों तो आप वापस आ ही जाएंगे ना सर। 2 दिनों के लिए मैं इसे संभाल लूंगा, मुझे हाथ दिखाने का मौका मिलेगा। हे, नो थर्ड डिग्री स्टफ इकबाल। तुमने डीजी का सर्कुलर पढ़ा है ना? पुलिस से कह रहे हैं कि वो किसी को ना मारे। बंदर पेड़ पर चढ़ने से बाज आएगा? हमारा तो काम ही है क्रिमिनल्स को मारना सर। तुम सुधर जाओ। और तुम्हारी बेटी साहिबा का क्या हुआ? सर मुझे नहीं लगता कि उसके मनपसंद कॉलेज में उसका एडमिशन हो पाएगा। आप इस मामले में लकी रहे। एम्स एंट्रेंस एग्जाम में 3rd आना कोई छोटी बात नहीं होती है सर। मेरी ओर से कांग्रेट्स कहिएगा उसको। थैंक्स। हे मालू, सॉरी बेटा, मैं जरूरी काम में फंस गया था। चलो चले। मम्मी कहाँ है? मम्मी मेरे लिए मॉल में कपड़े सिलेक्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा था आपको परेशान न करूं, पर मैं जा रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं कि अब आपके साथ शॉपिंग का मौका कब मिलेगा। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना। क्या करूं, मेरा काम ही ऐसा है। आपको पता है ना मुझे दुनिया के किस काम से सबसे ज्यादा नफरत है? पुलिस। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वायलेंस। ओह। तो मैं ये कह रहा था कि पुलिस का मुख्य काम है कानून स्थापित करना, तो इसमें कभी कभी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो प्रोफेशन मैंने चूज किया है वो बेस्ट है। टू बी अ डॉक्टर इज टू हील एवरीवन, टू हील द होल वर्ल्ड। ओह। मम्मी गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल शुरू करने वाली हैं, मैं उसके पास एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाऊंगी। देखना, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के ये प्लान मुझे पक्का कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। कंगाली का अपना अलग मजा है डैड। लिव एडवेंचरसली।
सॉरी सॉरी सॉरी। मालू, जरा देखो जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है वो कैसा अरे है। तुम्हारी मम्मी ने पसंद किया है। जरूर अच्छा ही होगा। हाँ, अच्छा ही होगा। मैं जाकर हाँ, देखती बिल्कुल। हूँ। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अब क्या कहने वाले हो। पहले कई बार ये एक्सप्लेनेशंस मैं सुन चुकी हूँ। टीवी पर देखा, डेयरडेविल कॉमिंग, सब्सटेंस हंटिंग। पता है मैं उसके जाने से पहले 2-3 दिन की छुट्टी लेकर उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, पर नहीं हुआ। छोड़ो ना, कोई बात नहीं। हमारी बेटी अब पहले से बहुत समझदार हो चुकी है। वैसे तुमने जो कल किया वो काबिले तारीफ है। जानते हो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स की माँ इन्हीं ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रोना लेकर पहुंचती हैं। उसने तुम्हें अपनी इच्छा बताई? वो तुम्हारे स्कूल के पास ही एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाना चाहती है और वहां मुफ्त में लोगों का इलाज करेगी। बिल्कुल तुम पर गई है वो। और तुम पर भी। सच बताओ, तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है ना कि वो पढ़ने के लिए दिल्ली जा रही है? ये उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, फिर भी तुम उसे सबसे ज्यादा मिस करने वाले हो। तुम्हें तो कोई दुख नहीं हो रहा लगता है। दुख तो हो रहा है, पर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तुम्हारा दिल नाजुक है ना। अब घर में सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे, पहले की तरह। पापा, सर। अरे श्रीनी, सर, इतनी सुबह सुबह यहाँ? सर आपके जाने से पहले डीजी सर आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किसी और को ना भेजूं और खुद आपको अपने साथ लेकर आऊं। तो हम चलें सर? मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा, तुम फॉलो करो। मैं आपके साथ चलता हूं सर। जिनकी भी मौत हुई वो सब नामचीन आदमी थे और उनमें से एक तो हमारा ही आदमी था, पर अभी तक उनके बारे में कोई भी जानकारी मुझे अब तक तुमने नहीं दी है। सर ये कोई मामूली केस नहीं है जिसके नतीजे पर हम इतनी आसानी से पहुंच सके। आधे घंटे तक सीएम के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। कितनी बेइज्जती की बात है। तुम क्या सोचते हो? एनी टेक ऑन दिस? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। मैथ्यू, आई नीड योर हेल्प। किसी में भी इतनी काबिलियत नहीं कि तुम्हारी तरह जुर्म की तह तक पहुंचकर उसका पता लगा सके। दिस इज योर काइंड ऑफ गेम मैथ्यू। मैं इसके लायक नहीं हूं सर, और बस इतना ही नहीं, मैं अब इस फोर्स का हिस्सा भी नहीं रहा। मैथ्यू, मुझे बस तुम्हारी राय की जरूरत है। सर्विस में तुम चाहे रहो या न रहो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। ये पूरी टीम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब तुम्हारे हाथ में है। मैथ्यू, तुम अपनी ये यात्रा कुछ दिनों के लिए रोक नहीं सकते? सॉरी सर। सर प्लीज। प्लीज श्रीनी। सर जाने दो। श्रीनी सर, एक सेकेंड। सर तुम यहीं रुको। मैथ्यू जरा आओ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं, पॉजिटिव है। मुझे बोन मैरो कैंसर है और इसका इलाज सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। लेकिन कुछ भी हो सकता है और अगले स्टेज के बाद तो दर्द और भी बढ़ जाएगा। और इन सब के बीच ये केस आया है।
मैं और भी कमज़ोर पड़ गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई है, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं बता सकता हूँ। लेकिन तुम अपना जाना कैंसिल मत करो। श्रेणी सर। तुम इस केस की छानबीन शुरू कर सर। दो। मैं भी आज शाम की रिव्यू मीटिंग के लिए आऊंगा। विल डू आवर बेस्ट सर। गुड सर। मैं तुम्हें शाम को। सर। वो ऑफिसर क्या नाम था उसका? हर्षिता? सर। वो उस दिन कुछ बता रही थी ना, रेस्टोरेंट में जो बुर्का पहने मिली थी। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है श्रीनी। सर। हर्षिता और इकबाल से कहो कि जल्दी उस रेस्टोरेंट में पहुंचे, मैं वहीं मिलूंगा। तो फिर आपने अपना जाना टाल दिया? रिव्यू मीटिंग कैंसिल कर दीजिए, मैं शाम को आपसे आकर मिलता हूं सर। थैंक यू मैथ्यू, थैंक यू वेरी मच। ही इज ऑन सर। श्रीनी। सर। हर जुर्म बहुत आसान होता है। हर समझदार मुजरिम सबसे आसान तरीके को सबसे प्रभावशाली ढंग से अपनाने की कोशिश करता है। यह केस जितना मुश्किल लग रहा है, दरअसल उतना मुश्किल है नहीं। डोंट लूज योर फोकस। सर। हर्षिता, कितना वक्त हो गया तुम्हें सर्विस ज्वाइन किए हुए? लगभग 10 महीने सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन मर्डर्स का उस घटना से संबंध है जो उस दिन तुम्हारे साथ हुई? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता सर, बस मन से आवाज आई, माय गट फीलिंग। मैं बताता हूँ कि तुम्हें इन दोनों घटनाओं में कुछ संबंध आखिर क्यों लगता है। सर, उस दिन जब तुमने उस लड़की की मदद करनी चाहिए तो उसने किस तरह से जवाब दिया? नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ओके, उसने मेरी कहने के बजाय हमारी कहा। जी सर। जैसे उसकी जुबान फिसली, तुम्हें उससे एक संकेत मिला कि वो लड़की उस समय वहां अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी वहां मौजूद है। उस समय तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया, पर जब तुमने उन 3 लाशों को एक समान दूरी पर पड़े देखा, तब उस लड़की ने तुम्हारे सामने जो हमारी शब्द बोला था, तुमने उसे क्राइम सीन के साथ जोड़ दिया। दैट्स व्हाट हैपेंड। सर। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आई, उसने कांच के पार्टीशन से बाहर की तरफ देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, है ना? राइट सर। हर्षिता, तुमने उस कांच के बाहर देखने की कोशिश की? नहीं सर। तो जाओ, जाकर देखो। क्या तुम दूसरे के नजरिए से चीजें नहीं देखना चाहोगी? एक काबिल पुलिस वाले को यह करना चाहिए। जस्ट गो एंड सी। सर। सर, इसके बाहर तो दिखता ही नहीं। यस, तुमने कहा था कि वो औरत अंदर आने के बाद वहां खड़ी होकर कुछ देर कांच के बाहर देख रही थी। जब कांच के बाहर देखा ही नहीं जा सकता, तो फिर वो कर क्या रही थी? वो इस ग्लास में परछाई देख रही थी, उस टेबल की। उस टेबल पर जो बैठा था, वो औरत उसी को देखना चाह रही थी। तो इसका मतलब उसका वो डर और जो परेशानी थी, सब एक नाटक था उस टेबल पर बैठे हुए इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। हो सकता है कि वो चाहती थी कि वहां बैठा हुआ इंसान उठे और जाकर उससे पूछे कि उसके साथ हुआ क्या है। तो पता लगाते हैं उस दिन उस टेबल पर कौन बैठा हुआ था। इकबाल, हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर, इस सीसीटीवी फुटेज में तो यस, इट्स मी। काफी दिनों से अक्सर मैं यहाँ रात को 8:30 बजे आता हूँ, डिनर करके 9:30 बजे तक चला जाता हूँ। उस लड़की ने यह सब नाटक शायद इसलिए किया क्योंकि उसे मेरी इस रूटीन के बारे में पता था। शायद वो चाहती थी कि मैं कुछ रिएक्शन दूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर क्यों सर? मालूम नहीं क्यों। हर्षिता, तुम्हें उसके बारे में और क्या याद है? उसके बात करने का ढंग याद है? वो पढ़ी लिखी थी सर, बिल्कुल मॉडर्न साउंड कर रही थी। और सर, कुछ अजीब था। अजीब क्या? शी स्मोक्स, ऐसा मुझे लगता है। उसके हाथों के बारे में कुछ बताओ। फिंगर्स, नेल्स, कुछ याद आता है? जहाँ तक मुझे याद है, उसके हाथ लंबे थे, वायलेट नेल पॉलिश, और हाथ पर ओम का टैटू था। उस दिन यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे फिक्र ही नहीं थी। पर मैंने उस लड़की के जूते नोटिस जरूर किए थे।
मेरी एक अजीब सी आदत है। मेरा यह मानना है कि आप किसी भी इंसान का कैरेक्टर उसके जूते देखकर बता सकते हैं। उसने बूट्स पहने हुए थे, सिगरेट स्मेल, वॉयलेट नेल पॉलिश, ओम टैटू बूट्स। बुर्खा पहने एक डरी सहमी सी लड़की जो किसी से बचने की कोशिश कर रही थी और उसे उसकी जान का खतरा भी था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस केस से जरूर उसका कोई तो संबंध है, उसे ढूंढना ही होगा। अब हमें मरे हुए लोगों की कुंडली निकालनी होगी इकबाल। आखिर वही तीनों एक साथ क्यों? थाराकंस मेडिकल सिटी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर थाराकन, स्टेट ड्रग कंट्रोलर मोहन नायर, रिटायर्ड डीएसपी विनोद अब्राहम। इन तीनों का आपस में संबंध क्या है इकबाल? सर, आपको वो वाकया तो याद होगा ना? 10 महीने पहले, तारीख थी 23 अक्टूबर 2016, थाराकंस मेडिसिटी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उन्होंने डेंगू के इलाज के लिए एक बिना लाइसेंस के इंपोर्टेड ड्रग का इस्तेमाल किया था, जिसमें 9 से 16 साल के 8 बच्चों की मौत हो गई थी। ये उस समय की सनसनीखेज खबर थी सर। सरकार तक ने ड्रग कंट्रोलर को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा था। ड्रग कंट्रोलर की गलत रिपोर्ट के कारण डॉक्टर थरकन निर्दोष साबित हुए थे। मतलब थरकन और ड्रग कंट्रोलर मोहन नायर के बीच कोई समझौता जरूर हुआ होगा। उन दोनों ने प्रॉपर्टीज में भी मिलकर इन्वेस्टमेंट की थी सब, खासकर अक्टूबर 2016 के बाद। मान लेते हैं कि थरकन और मोहन का कत्ल बिना लाइसेंस के ड्रग इस्तेमाल करने वाले केस की वजह से हुआ है, पर तीसरा आदमी जो मारा गया विनोद, उसका इस केस से तो कोई संबंध नहीं है। ही इज एन ऑड मैन आउट। तो फिर उसको इनके साथ ही क्यों मारा? सर, थाराकन और मोहन नायर के रियल एस्टेट के धंधे में जो आदमी एजेंट बना हुआ था वो अपने विनोद सर थे, और विनोद सर इन दोनों बदमाशों के जरिए अपनी गैर कानूनी जमीन का धंधा भी चलाते थे। जॉइंट जॉली और पाइप पांडे। अरे बिल्कुल सही सुना। हम बस 40 के कागज बनवाएंगे और बाकी का 10 कैश चाहिए। कैश के बिना डील नहीं करूंगा। सिंगल प्राइस 50 और उसमें 10 कैश। समझ गए ना? मुझे पता है आपके पास बहुत रोकड़ा पड़ा है। अगर आप चाहे तो मुंबई में भी दे सकते हैं। अरे बहुत आदमी है हमारे वहाँ पर। रमेश सर, पांडे बोल रहा हूँ। हाँ वही पाइप पांडे। कर्नाटका में भी ले सकते हैं, 5% एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ अभी मार्केट में तो बेस्ट रेट चल रहा है ना। कर क्या रहा है? 5% मतलब 5% कितना हुआ? ये तो ना ला दे मुझे। हाँ रमेश सर, मैं शाम को बात करता हूँ। अरे जब मैं डील कर रहा हूँ तो बीच में भोगना जरूरी है क्या? पिछले 8 महीने से उस जगह को निकालना चाह रहा हूँ। जब मैं उस बेवकूफ रमेश को मना चुका हूँ तो तू बीच में आके अपनी नाक क्यों रगड़ रहा है? देख भाई, सारा झोल मैं ही करता हूँ तो कमीशन भी मैं तय करूंगा। तू दिमाग से काम करेगा नहीं क्योंकि वो तेरे पास है ही नहीं। पर अपना जो मुंह है ना उसे बंद रखना। जिससे मिलने जा रहे हैं ना, खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कैसा खतरा यार? सस्पेंड हो चुका है वो। चला तू। क्या रे? मैंने कहा था ना 1 बजे मिलने आ रहा हूँ, आधे घंटे से इंतजार करवा रहा है। नहीं सर, वो रास्ते में एक डील की बात कर रहे थे। गरम क्या है तो तेरे लेट हो पास? गए। सर नमकीन लेंगे? मत लीजिए सर। वैसे सर, हमसे मिलना क्यों चाहते थे? कोई खास बात नहीं है। तुम दोनों विनोद सर के अंतिम संस्कार पर कहाँ थे? तुम दोनों तो उनके दाहिने हाथ थे ना, क्या बोलते हो? उस समय हम शहर में नहीं थे, मुंबई गए हुए थे। सब कह रहे हैं कि रियल एस्टेट एकदम मंदा चल रहा है, फिर भी विनोद सर ने इतने कम समय में ही इतना ज्यादा माल छाप लिया। क्या राज था इसके पीछे? लगता है आप भी उसी नाव में चढ़ना चाहते हैं। विनोद सर तो अचानक टपक गए, उनकी जगह खाली है। सर आप वो जगह आसानी से भर सकते हैं। लेकिन विनोद सर आपकी तरह नहीं थे सर। यही तो करप्शन का फायदा है, हर जगह सॉलिड कनेक्शन बन जाते हैं और इज्जत भी मिलती है। खैर, आपकी सस्पेंशन कब खत्म हो रही है सर? सर, एक सस्पेंड हुआ पुलिस वाला और आउटडेटेड सुपरस्टार एक जैसे होते हैं। फिलॉसफी। अच्छा सुनो, हाँ, वो जो बंद पड़ा बंगला है, विनोद सर और बाकी के 2 लोग, क्या संबंध था उनमें? बंगले के मालिकों में तो झगड़ा चल रहा था ना, तो क्या विनोद सर ने उनके बीच का झगड़ा सुलझा दिया था? ओह, तो ये वजह थी कि आप हमसे मिलना चाहते थे। क्यों सर, वो प्रॉपर्टी आपको चाहिए क्या? हाँ, सोच तो रहा हूँ। वो मुश्किल है सर, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उस बिल्डिंग के मालिक दुनिया भर में फैले हुए हैं और सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। विनोद सर की भी उस प्रॉपर्टी में नजर थी। जब लगा हाथ नहीं आएगी, पीछे हट गए। तो फिर वो लोग उस बंद बिल्डिंग के अंदर आखिर करने क्या गए थे? क्या पता सर, 2 दिन से यही सोचकर हम भी परेशान हैं। हाँ, बंद बिल्डिंग में घुसे कैसे और अंदर उनकी लाश मिली। अब आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, और भी कई बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं। हम पर भरोसा करके देखिए, बहुत मजा आएगा। जिंदगी का मतलब शान से जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग अभी भी ड्रग्स बेचते हो? उसमें बहुत खतरा है सर, और जब से ऋषिराज सर आए हैं ना, धंधा ही बंद हो गया। लेकिन अगर कोई अच्छा माल है तो बताइए ना सर। मशरूम, फिश, केमिकल या फिर ऐसे कुछ। सर आपकी तो एक्साइज और एंटी नार्कोटिक्स में अच्छे कनेक्शन हो गए ना सर। बोलिए तो फिर से धंधा शुरू कर देता हूँ।
ऐसे किसी धंधे का नाम भी मत लेना। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। अगर दोबारा ये धंधा करते हुए दिख गए ना, मैयत निकाल दूंगा दोनों की। तो इधर आ। क्या कहा तूने? सस्पेंडेड पुलिस वाला और आउटडेटेड सुपरस्टार एक जैसे होते हैं? इतनी जोर से क्यों मारे सर? सुपरस्टार सच में थोड़ी मारता है। हाँ, समझ गया। जहां कत्ल हुआ उस बंगले को हर शुक्रवार को ही खोला जाता था ना? जी सर। लगता है गुरुवार की रात इस वारदात को अंजाम देने के लिए जानबूझकर तय की गई थी, ताकि जब बंगला शुक्रवार को खोला जाए तो लाशें वहां पड़ी मिलें, बिना किसी नुकसान के, बिना सड़े गले। पर क्यों सर? ताकि दुनिया वालों को जल्द से जल्द मरने वालों के बारे में पता चल सके। खूनी इन कत्लों के जरिए समाज के लोगों में जरूर कोई ना कोई खास मैसेज पहुंचाना चाहता था। कुछ तो है जिसे हमने अनदेखा कर दिया है या अभी तक ढूंढ नहीं पाए। वो जरूर सीन ऑफ क्राइम पे है इकबाल, आई एम श्योर। 3 एकदम तंदुरुस्त लोग एक जहरीला इंजेक्शन लगवाने के लिए इतनी आसानी से आखिर मान कैसे गए? ये कुछ अजीब सा नहीं है? खुद को बचाने का मौका नहीं मिला होगा सर उनको, क्योंकि हो सकता है गन पॉइंट पर हो वो तीनों। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब खूनी अकेला नहीं था, कम से कम 2 लोग और थे। एक के हाथ में गन होगी और दूसरे के हाथ में इंजेक्शन। सर, इस घटना से ठीक 2 हफ्ते पहले इनमें से एक अहमदाबाद के नंबर से अपने विनोद सर के पास एक कॉल आई थी सर। ये बात 7 मिनट 40 सेकंड तक चली। विनोद सर ने उसके बाद डॉक्टर थाराकन को फोन किया और थाराकन ने तुरंत मोहन नायर को। फिर डॉक्टर थाराकन ने विनोद सर को वापस फोन किया और आखिर में विनोद सर ने उसी नंबर पर फिर से फोन किया। इन सब कॉल्स में सिर्फ वही लोग शामिल हैं जिनका मर्डर हुआ, और बिल्कुल ऐसी ही घटना कत्ल के 1 दिन पहले भी घटी थी। तो इन सब बातों से हमें यह पता चलता है कि 2 हफ्ते पहले अहमदाबाद से विनोद को एक फोन आया था। फोन करने वाले ने शायद ये कहा होगा कि वो उस विवाद में फंसे बंगले के मालिकों में से एक है। सोचो अगर उसने विनोद से ये कहा हो कि वो लोग उस बंगले को बेचना चाहते हैं। हेलो, यस। हाँ विनोद, हमने जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, जिसे खरीदने की नाकाम कोशिश की थी, वही ना? मैं निकल रहा हूँ, 5 मिनट रुको बस। प्रॉपर्टी का मालिक और उसकी पत्नी 24 तारीख को आ रहे हैं। हाँ, कहाँ पे हो? मैं पहुंच चुका हूं। दोनों कातिल बंगले में पहुंचे और उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से मेन डोर को खोला। वो पहले से ही इंतजार कर रहे थे उन तीनों का। मेरा एक अनुमान ये भी है, ये भी तो हो सकता है कि बंगले के अंदर इंतजार करने वाले कातिल एक आदमी और एक औरत थे। हो सकता है कि उन दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया हो ताकि डील थोड़ी और वास्तविक लगे। तो फिर जो औरत हमें रेस्टोरेंट में मिली थी वो उन हत्यारों में से एक थी सर? आई वोंट बी सरप्राइज्ड। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद चला जाता। कम ऑन सर, ऐसा मत कहिए। जंक फूड और मोटापा, तो तुम अक्सर बाहरी खाना खाती हो। आई हार्डली कुक। मैंने बहुत से लोगों से आपके वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में सुना है। मुझे लगता है हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। पुलिसिंग में खुद की भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, योर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और भी कई चीजें। मतलब हर किसी पर मैं अपना गुस्सा निकालता रहूं? तुम शायद एक टूटे हुए रिश्ते के दर्द से गुजर रही हो। अब तुम ठीक हो ना? आपको ये कैसे पता? आपको ये किसने बताया? तुमने जो अभी अपने को व्यक्त करने की बात की, योर होल एटीट्यूड और तुम्हारी दाईं कलाई पर वो निशान इस बात का सबूत है। मैं नादान थी, वो मेरे लायक ही नहीं था। पता नहीं मुझे आपके सामने ये सब बातें कहनी भी चाहिए या नहीं सर। बोलने में बुराई भी क्या है, तुम बोलो। प्यार धोखे का दूसरा नाम है। या तो लड़का लड़की को धोखा देता है या फिर लड़की लड़के को धोखा देती है, और अगर दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देते तो प्यार को धोखा देते हैं। आप ठीक तो है ना सर? हाँ।
प्रॉपर्टी का मालिक और उसकी पत्नी सुनो, एक बार। यस मैडम। ये मैथ्यू सर कुछ अजीब आदमी है। वेरी वेरी ब्रिलियंट, बट थोड़े से मेरा मतलब क्या वो आपको थोड़े पागल लगते हैं मैडम? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 7 महीनों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी वो यहाँ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ वाली ट्रेजेडी ना। जी मैडम, सर की बेटी का दिल्ली में MBBS में एडमिशन हो गया था। जब सर और उनकी पत्नी अपनी बेटी को दिल्ली छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। हाँ बोलो श्रीनी। आप कहाँ हैं सर? मैं अभी रास्ते में हूँ। सर वो फिलिक्स फरार हो गया है। What? हाँ सर, वो ये क्या कह रहे हो तुम? जी सर, ये सही है आ रहा हूँ मैं। सर। ए श्रीधर, गाड़ी साइड में रोको। क्या हुआ? बेटा पापा को ना, आप नहीं चल रहे ना? मैं आ रहा हूँ ना, अगली फ्लाइट से पहुँचता हूँ, प्रॉमिस। देखिए, आप इससे झूठा वादा मत कीजिए। अगर आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं मजबूर हूँ। आप जाइए, हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। कल आना हो, परसों आना हो, जब समय मिले आ जाइए। आपके आने तक मैं इसके साथ ही रहूंगी। पापा से नाराज मत होना बेटा। कोई बात नहीं पापा, फिक्र मत कीजिए, आप बाद में आ जाइएगा। श्योर? ओके, बाय। बाय पापा। तुमने बाल ठीक से नहीं बांधे। कोई बात नहीं। ठीक है। मेरी बेटी। मैथ्यू, तुम उससे अभी नहीं मिल सकते। मैथ्यू प्लीज, मैथ्यू। Mr. Matthew, Chief Doctor wants to meet you. ओके। दूसरे डॉक्टर्स की राय के लिए हमने नीलिमा की केस फाइल्स को डेनमार्क भिजवाया था। तुम जानते हो, उनके पास भी इसका कोई इलाज नहीं है मैथ्यू। डीजीपी ने मुझे बताया कि तुम्हारा और नीलिमा का कोई और रिश्तेदार भी नहीं है। ऐसी हालत में नीलिमा के साथ हर वक्त रहने के कारण तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ भी सकती है। तुम डॉक्टर विश्वेश्वर से आखिर मिल क्यों नहीं लेते? हमारे साइकेट्रिस्ट हैं काउंसलिंग के लिए। हो सकता है उनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगे। आप डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं ना कि चमत्कार होगा, तो कोई उम्मीद है इस केस में ऐसा कुछ हो? मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता सर। आई एम रियली सॉरी।
6 महीने तक सर मैडम के साथ हॉस्पिटल में ही रहे। जब मैडम की मौत हुई मैं उनसे मिलने गया था। वो बहुत बदल चुके थे, जैसे कि कोई पागल इंसान हो। 1 महीने के लिए और उन्होंने छुट्टी एक्सटेंड करा ली और वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। He was a wonderful husband, wonderful father. हाँ, एक बात बताओ मैम। फेलिक्स की कस्टडी से फरार होने की वजह से तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था? जी मैडम, तब वहाँ मैं ही इंचार्ज था। पर वो भागने में कामयाब कैसे हुआ? मैडम वो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। हमारे शेल्टर में पावर फेलियर हुआ, इन्वर्टर बैकअप भी फेल हो गया, जनरेटर खराब था और वो 20 मिनट तक शुरू नहीं हो पाया। जब तक गार्ड इमरजेंसी लैंप लेकर पहुंचा तब तक वो भाग चुका था मैडम। अचानक पावर फेलियर हो गया, बैकअप सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, ये सब एक साथ होना अजीब नहीं लगता? अब इस बारे में क्या कह सकते हैं मैडम? सुपीरियर्स को बस बलि के बकरे चाहिए। मुझे और बाकी 3 लोग को सस्पेंड करके उन्होंने वो केस ही बंद कर दिया मैडम। मैथ्यू सर ने डीजी से बात की थी, इसलिए मुझे सस्पेंशन से वापस बुला लिया। सर ठीक है सर। नहीं हम इधर ही हैं सर। मैथ्यू सर का फोन था, वो हमसे अभी मिलना चाहते हैं। कितनी देर में आने वाले हैं वो? 10 मिनट में मैम। इकबाल सर, थारकंस मेडिकल सिटी में बिना लाइसेंस के ड्रग्स की वजह से जिन बच्चों की मौत हुई थी उनकी फोटोग्राफ्स वहां स्क्रीन पर दिखाओ। ओके सर। इन फोटोग्राफ्स को प्रिंट करवाओ और फिर मेरे साथ चलो। जिस दिन से मैं यहां से गया हूं, ऐसा कुछ तो था जो मैंने यहां देखा था, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। पर आज मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। यहां जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं उनमें से सिर्फ इसी का फ्रेम अलग है। ये नया और मॉडर्न फ्रेम लगता है। तो खूनी इसके जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। इससे साफ पता चलता है कि डॉक्टर थाराकन और मोहन नायर का खून क्यों किया गया। हाँ, जैसा कि हमें पहले से शक था, जो इंसान इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है और जिसने उस इंसान का साथ दिया, उन्हें जो सजा हमारा कानून देता वही सजा उन्हें इस विलन ने दी। तो फिर सर मिस्टर विनोद, उनका तो इन बच्चों की मौत से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब इसी सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। पर एक बात तो साफ है, इन हत्याओं की वजह आपसी दुश्मनी नहीं है। इसकी वजह है मासूमों को इंसाफ न मिलना, और इस वजह से शायद और भी हत्याएं होंगी। शोला है चाहत तू मेरी, तू ही दिल धड़कन तू मेरी, तू जो चाहे तू जो ढूंढे आ दिखा दूं मैं वो तुझको। मेरी पलकें मेरी जुल्फें देना चाहे छाऊं तुझको। हेलो, मीट मिस्टर कुमार। ये बहुत बड़े बिल्डर हैं। हेलो। हेलो, हाय।
कुमार काफी समय से कह रहे थे क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर पार्टी वार्टी करें। और जब आपने इस जगह की बात की तो सोचा कुमार को भी साथ ले लूं। होप यू डोंट माइंड। वैसे तो मैं अनजान लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करता, लेकिन इसके साथ इट्स ओके। ग्रेट। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तुम गजब की हो यार। इतने सारे सरप्राइजेस, क्या है? कौन है तू? श्रेय, ये सब Seeing is believing. हाँ? What? ये सब क्या है? तू श्रेया, श्रेया सुनो प्लीज। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? और मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम है। नो प्लीज प्लीज नो। सर मुझे मत मारिए सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। सर 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 प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज 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 सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। मैंने रुकिए, वहीं रुकिए। ये फार्म हाउस श्रवण कुमार का है। आप जानते ही हैं, वो बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से था, लेकिन काफी बिगड़ा हुआ लड़का था। जब वो यहाँ अपनी मीटिंग्स रखता था तो नौकरों को बाहर भेज देता था। कल शाम को वो अपने दोस्त सिनोज के साथ यहाँ आया था। सारे नौकरों को बाहर भेजकर किसी का इंतजार करने लगा। दोनों हादसों का तरीका एक ही है, लेकिन दोनों घटनाओं में मारने का अंदाज अलग था। जो लोग किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं उन्हें सजा देने का ये सबसे प्रचलित तरीका है। क्या इन दोनों का ऐसा कोई बैकग्राउंड था? आपको नहीं मालूम मैडम? कुछ दिनों पहले एक भयानक केस सामने आया था, करोनिया रेप केस। एक 20 साल की लड़की का रेप और मर्डर हुआ था। 2 लोगों को इस केस में पकड़ा गया था। यही श्रवण और सिनोज जिनका कल मर्डर हुआ है। पुख्ता सबूत ना होने की वजह से ये दोनों बच निकले थे मैडम। एसीपी विनोद ने ही उस केस की तहकीकात की थी। जिस तरह से उसने इस केस को हैंडल किया था, उसे लेकर मीडिया में काफी विवाद हुए थे। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने लड़की के माता पिता ने मीडिया के सामने बयान दिया कि बच्ची ने विनोद को मुजरिम के नाम बताए थे। बताओ बेटा। मुझे पता है। इन दोनों को बाहर लेकर जाओ। डॉक्टर तुमसे भी कह रहा हूँ, तुम भी बाहर जाओ। बताओ। श्रवण, श्रवण,
उन्होंने सीएम तक से शिकायत की थी कि विनोद ने लड़की की स्टेटमेंट गलत रिकॉर्ड की है। वो केस आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ। सर प्लीज। तो फिर पैटर्न ये था सर, पहले केस का ऑड मैन आउट इशारा कर रहा था होने वाली हत्याओं की तरफ। सर उस हिसाब से इस केस में ऑड मैन आउट कुमार है, तो इसका मतलब अगली हत्या कुमार से संबंधित होगी। इस कुमार का बैकग्राउंड क्या है? मैडम वो केरला की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हस्ती था। आपने लैंड बैंक, लैंड माफिया तो सुना ही होगा, उसका जीता जागता उदाहरण। इस धरती के सबसे जहरीले प्राणियों में से एक है पफरफिश। यूं कह लीजिए कि नाग से भी ज्यादा जहरीली। इनके अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक जहरीला केमिकल पाया जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जहर है जो सीधा नसों पर प्रभाव करता है। बेशक मात्रा में कम हो, लेकिन ये सबसे खतरनाक ड्रग है और अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। हमारे इस केस में जिसमें इंजेक्शन के जरिए सबको मारा गया है, इस पफरफिश का ही जहर है। और मुझे उम्मीद है कि ये काफी महंगा भी होगा। यस, और ये बहुत ही कम लोगों के पास मिलता है। इकबाल सर समझ गए तुम्हें किन को पकड़ना है। थैंक यू मैम। सर रुक, चल भाग। रुक रुक। तू उस तरफ से जल्दी निकल। चुपचाप चल। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने क्या किया? चल सब बताता हूँ ना क्या किया। कुछ भी तो नहीं किया सर। ये कोई पुलिस ऑपरेशन नहीं है। मैं सिर्फ तुम लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं, इसलिए तुम दोनों को यहां बुलाया है। तो फिर सर इन्होंने हमें पूरे शहर में भगा भगा के क्यों थकाया? और फिर पकड़ने के लिए इन्होंने हमें जोर जोर से मारा। हमें पकड़ने के बाद जीप में लाके पटक दिया। हम भी तो इंसान है सर, पुलिस वाले नहीं है। मतलब मासूम है हम लोग। बिल्कुल सही सर। अगर ह्यूमन राइट्स वालों से हमने इनकी शिकायत कर दी ना, फिर देखना। हाँ ये सब भी दिखाना ह्यूमन राइट्स वालों को। सर इनके पास से ही मिला ये सब। हम पहले की तरह भी इस धंधे में नहीं है सर। हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात जाननी है, वो बता दो फिर तुम जा सकते हो। ये सब सामान जो तुम्हारे पास से बरामद हुआ है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये मेरा वादा है। बोलो मंजूर है? आप जानना क्या चाहते हैं सर? प्ले करो। हाँ, उसमें बहुत खतरा है सर। और जब से ऋषिराज सर आए हैं ना, धंधा ही बंद हो गया। लेकिन अगर कोई अच्छा माल है तो बताइए ना सर। मशरूम, फिश, केमिकल या फिर ऐसे कुछ। इस वीडियो में तुमने जिस मछली का जिक्र किया है, जानते हो उसके जहर से किसी का कत्ल हुआ है। कहां पर मिलता है वो? कौन है उसका डीलर? वो क्या है ना सर, बहुत कम मिलता है ये कुछ बहुत ही खास कस्टमर्स के लिए आता है। बहुत खतरनाक होता है ये। बनाने में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो समझिए वो वही मर सकता है। और वैसे भी ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए आप हमें इतना मारकर यहाँ लेकर आए। टाइम वेस्ट हो गया ना आपका। क्या बजाया है सर? सच बोल। चल चल बता सब कुछ। देखिए सर, आज तक हमने इसे सिर्फ 2 ही बार मंगवाया है। आपको बताया था ना ये बहुत ही कम मिलता है। ये तमिलनाडु के एक जिले से आता है, बहुत मुश्किल से। पहली बार इसे ऑर्डर किया एक शिप के कैप्टन ने। कौन था? रशियन था। हाँ रशियन। पोर्ट पे जाकर डिलीवरी दी हमने। दूसरी बार खरीदार का पता ही नहीं था। एक आदमी ने जवाहर नगर के पास डस्टबिन में माल फेंकने को कहा और हमने वैसा ही किया। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इसे ऐसे ही छोड़कर तो नहीं गए होगे। छुप कर जरूर देखा होगा कि माल कौन लेकर गया। हाँ देखा था। तुमने ये नहीं देखा कि गाड़ी के अंदर कौन था? नहीं सर, बस उसके हाथ देखे। पक्का वो कोई औरत थी। हाँ, तुमने उसकी उंगलियां देखी थी? ठीक से याद करो, क्या उसने वॉयलेट रंग की नेल पॉलिश लगाई हुई थी? जी हाँ। कार का नंबर नोट किया था? नहीं किया सर। पहले कुछ दिन याद था, लेकिन बाद में भूल गया। कसम से सर। जिस आदमी ने तुम्हें माल डस्टबिन में फेंकने को कहा था, तुम उसे पहचानते हो? तुम्हें यह काम करने को किसने कहा था? इसने कहा था?
मैथ्यू सर ने जिस एक्सीडेंट में अपनी फैमिली को खो दिया, मैं उससे जुड़े रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी उसका ड्राइवर भी वहाँ मारा गया था ना? जी हाँ मैडम। मैंने उस ड्राइवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक की। उसके सिर के पीछे किसी भारी चीज से चोट लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वही उसके मौत का कारण थी। पर यह चोट उसके सिर में लगी कैसे? किसी बहुत ही भारी मेटल ऑब्जेक्ट के लगने से यह घाव हुआ था। फॉरेंसिक चीफ गीता मैडम ने बताया जरूर उसका सिर किसी चीज से टकरा गया होगा और वो आगे के गिलास से टक्कर खाकर बाहर गिर गया। एक्सीडेंट के बाद लगभग 40 मिनट तक सर की वाइफ और उनकी बेटी सड़क पर पड़े रहे, अनअटेंडेड। अगर वो उन सबको निशाना बना रहे हैं जो कानून से बच निकलते हैं, फिर और भी तो लोग हैं। उसने सिर्फ इन लोगों को ही क्यों चुना? डॉक्टर तारकन, विनोद, मोहन नायर और वो 3 लोग जिनका हाल में कत्ल हुआ, सिर्फ इन्हें मारने की क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो है सर, जो हर चीज से जुड़ी हुई है। मेरे हिसाब से इन दोनों हादसों का कारण एक ही है, वो है थाराकंस मेडिसिटी। मुझे इस हॉस्पिटल के पूरे डेटाबेस की सारी जानकारी चाहिए। डेटाबेस से मेरा मतलब यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर शक्ति रामास्वामी। शक्ति चेन्नई का एक लड़का था जो केरला में पला बढ़ा। उसके पिता रामस्वामी बगल के एक मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की रैंक लिस्ट में शक्ति का भी नाम आया था, लेकिन कॉलेज की फाइनल लिस्ट से उसका नाम हटा दिया गया और वो सीट एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट को दे दी गई। दिखाता हूं सर। तुम्हें किसने आने दिया? अब चलिए बाबा, सर अब चलिए सर, देख लीजिए। हजारों कोशिशों के बाद जब उसे लगा कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो शक्ति के पिता रामस्वामी ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को गवाह बनाकर सबके सामने उन्होंने खुदकुशी कर ली। शक्ति ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को आत्महत्या करते देखा और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। शक्ति को आपको तो शायद याद ही होगा कि कुछ साल पहले केरला में स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी और आखिरकार सरकार को खुद इस मामले को सुलझाना पड़ा था। शक्ति को आखिरकार कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया। वो कॉलेज में किसी से भी बात नहीं करता था। उसके अंदर का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और वो उसके मैगजीन्स के लिखे गए आर्टिकल्स में भी नजर आता था। शक्ति बाकी सबसे एकदम अलग था सर। उसे कभी भी अचानक गुस्सा आ जाता था। शक्ति ने ही जूते मारकर विद्रोह करने का नया ट्रेंड शुरू किया था। पहली बार उसने ऐसा तब किया था जब हमारे कॉलेज में एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। इसकी वजह से उसे कुछ दिन जेल भी जाना पड़ा था, पर वो केस वही खत्म हो गया था। सो डॉक्टर शक्ति रामास्वामी इज अवर मैन। इस तहकीकात में आम तरीकों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार है सर, क्योंकि यहां होने वाले जितने भी खून हैं, इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं हुए। 4 मुजरिम जो 2 केसेस से बच निकले, या वो जिन्हें ताकतवर लोगों ने बचा लिया, या काला धंधा करने वाले लोगों की मदद से बच गए। जिन लोगों ने उनकी मदद की उन्हें भी उनके साथ मार दिया गया। पहले केस में जब विनोद शिकार बना था ना, हम लोग थोड़ा हैरान थे, याद है? कत्ल की वजह हमें तब मिली जब दूसरी घटना फार्म हाउस में घटी। वो दोनों जिनका बाद में खून हुआ वो रेप के दोषी थे, पर विनोद की मदद से वो दोनों लोग छूटने में कामयाब हो गए। और दूसरी घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसमें भी देयर इज एन ऑड मैन आउट। मशहूर बिल्डर कुमार, उसका कत्ल इस बात की ओर इशारा करता है कि जल्द ही एक और खून होने वाला है। मैंने शक्ति के फेसबुक पोस्ट्स और ब्लॉग्स वगैरह चेक किए। एक महान आदमी जो करप्शन और अन्याय को रोकने की कोशिश कर रहा है, एक अकेला बागी, वो इस तरह के विषयों पर लिखता है।
तो तुम्हें लगता है जिस हॉस्पिटल में वो काम किया करता था, 2 गुना जिनका वो साक्षी है, 2 केस जिनमें इंसाफ नहीं मिला, इस वजह से वो खून खराबे पर उतर आया? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर शक्ति मजबूर होकर अचानक किसी का भी खून नहीं करेगा। ये कई सालों की प्लानिंग थी। मेरा मतलब है कि उसके दिमाग में बहुत समय से ये खिचड़ी पक रही थी। ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी जानकारी के बिना उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत खतरनाक हिंसात्मक जानवर पनप रहा था। यस, जैसा कि आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। जो भी घटनाएं उसके हॉस्पिटल में काम करने के दौरान घटी, मेडिकल माफिया को लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए उसने देखा। एक क्रूर अपराध जिसे अनदेखा कर दिया गया। 8 बच्चे जिन्होंने मेडिकल माफिया की वजह से अपनी जानें गंवा दी, उनके माता पिता का दर्द और उनका नाकामयाब विद्रोह, इन सब घटनाओं ने शक्तिवेल के अंदर के उस जानवर को बाहर निकाल दिया, ऐसा मुझे लगता है। उसे पकड़ने का फिलहाल कोई जरिया नहीं है सर। वो एक के बाद एक सिम कार्ड इस्तेमाल करके फेंक देता है। किसी भी सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा नहीं दिखा है सर। फिलहाल हम लोगों के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है सर। और वो लड़की जो उसके साथ थी? मैं उसी बात पर आ रहा था सर। उसका नाम है श्रिया वेंकटेश, बेंगलोर से है। पिता कन्नड़ी थे, माँ मलयाली। क्या है? वो शक्ति से 1 साल जूनियर थी। टाइम हो गया शक्ति ने उससे दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसके काफी करीब आ गई। दोनों में एक ऐसी गहरी दोस्ती हो गई जो सिर्फ 2 अकेले लोगों के बीच ही हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स जो उन दोनों को जानते थे, उन्होंने बताया कि उन दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी। एक इंसान जो कानून के हाथों से बच निकले हुए मुजरिमों को बेरहमी से सजा देता है, एक पागल किस्म का आदमी जो कानून अपने हाथों में लेता है। आप समझ सकते हैं उसकी दिमागी हालत बहुत ही खतरनाक है। उसका अगला टारगेट कौन होने वाला है सर? नहीं, खुद ही अनुमान लगाने से ज्यादा जरूरी है डॉक्टर शक्ति और उसके साथ उस लड़की को पकड़ना। उसका शिकार हमारी फोर्स स्टेट लेवल पर करेगी और मैं खुद जोनल एडीजीपी को फोन करता हूँ। मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए सर। अब जितना भी काम बचा है वो स्टेट पुलिस फोर्स का है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। फैसला कर लिया? जी सर, फैसला कर लिया। मैं ये ऑपरेशन पूरा करके ही रहूंगा मैथ्यू। मेरे पास वक्त बहुत कम है। सर। सर। सर, 1 मिनट सर। आपके जाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। यस। सर, आपकी फैमिली का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश थी। मुझे आपको कुछ दिखाना है सर। तो तुम्हें लगता है कि गाड़ी से भिड़ने के बाद जब ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरा तो उसके सर पर वार करके किसी ने उसे मार डाला? उसके बाद उसने उसी हथियार से ट्रक का शीशा भी तोड़ दिया। यस। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे अंदर वो पुलिस इंस्टिंक्ट है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण तुम्हें सच समझने और उसकी तस्वीर बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, बस इतना ही। जिस दिन मेरी नौकरी का आखिरी दिन था उस दिन मैं सुबह सुबह पुलिस के कारखाने में गया था। मैंने वहां पर वो ट्रक देखा। हर्षिता, जो तुमने मुझे बताया वो मैं पहले से ही जानता हूं। आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जिसने ये किया हमें उसे पकड़ना चाहिए। कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहा हूं जानबूझकर। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है। ये गलत है सर। जिस इंसान ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप उसे छोड़ कैसे सकते हैं? जो चीज एक बार खो गई वो हमेशा के लिए खो गई, कोई उसे वापस नहीं ला सकता। बट सर, आप नो हर्षिता, मैं एक सीमा रेखा पर खड़ा हुआ हूं। कभी खुदकुशी और कत्ल के बीच की हालत के बारे में सुना है? मुझे मजबूर मत करो, मत करो मुझे मजबूर।
श्रेया हियर। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग। जिस आईपी एड्रेस से मैंने ये वीडियो मेल किया है उसे ट्रेस करने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, वो फेक है। पर ये बंद करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। जिस हादसे ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या आप जानते हैं कि वो कार एक्सीडेंट किसने करवाया था? फीलिक्स स्टीवेंसेंट ने। कल वो केरला आने वाला है। मैं आपको उसकी लोकेशन भेज रही हूँ। उससे बदला लेने का ये अच्छा मौका है। आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके जैसे मुजरिमों को सजा मिलनी ही चाहिए। हमारी इच्छा है कि ये न्याय आपके हाथों हो, क्योंकि बदले में जो सुख है वो और किसी में नहीं। बाय। सर, ये जरूर एक जाल है, सावधान रहिए। सर, मुझे लगता है हमें ये चांस लेना चाहिए। मुझे यकीन है हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा सर। और वैसे अगर हम जा रहे हैं तो हमें पूरी फोर्स को खबर देनी होगी, एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन की तरह। कुछ समस्या से हम कितना भी भाग ले वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसके वीडियो के बारे में हम तीनों के अलावा किसी और को पता ना चले। फिलिक्स के नेटवर्क के बारे में अच्छे से जानते हो ना इकबाल? यस सर। इस काम को अंजाम हम दोनों देंगे, तुम साथ नहीं चलोगी। बच्चा, मैथ्यू? ओह माय गॉड। मैथ्यू, यू आर इम्पॉसिबल। मुझे लगा मैंने तुम्हारी कहानी खत्म कर दी, लेकिन जरा देखो तो, तुम फिर आ गए। पर आए हो किस मकसद से? बदला लेने। पर अब तो तुम पुलिस वाले हो भी नहीं। बेवकूफ, अभी भी मैं पुलिस वाला हूँ।
अरे सर, आपको देख के मेरा दिल पिघल जाता है। पता है क्यों? सिंपैथी। आप कुछ नहीं जानते मिस्टर मैथ्यू। तू अपना मुंह बंद रख। क्यों रे इकबाल, मैं अपना मुंह क्यों बंद रखूं? सर, आपको और आपके परिवार को मारने का जो प्लान था वो दरअसल मैंने ही बनाया था, और वो एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। मैंने आपकी कस्टडी में बैठे बैठे ही वो सारा प्लान बनाया, और भागने से कुछ समय पहले ही मेरी किसी ना किसी अंदर वाले ने ही तो मदद की होगी ना सर। सही कहा ना? इकबाल? जी हाँ सर, मैंने ही इसकी मदद की थी। आपको तो पता ही है, मेरी बेटी की सबसे बड़ी इच्छा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था। जिंदगी में कभी मैंने 1 रुपया तक रिश्वत नहीं ली सर, तो इतने बड़े कॉलेज में डोनेशन कहाँ से दे पाता। जब मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा तो मैं अपने आदर्श भूल गया सर। बेटी के भविष्य के लिए मैंने इसके साथ हाथ मिला लिया। जिंदगी भर इंसान जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए करता है सर। नहीं जानता था आपकी फैमिली को खत्म कर देगा। सर मेरा यकीन कीजिए सर, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और मैं अच्छे से जानता हूं डॉक्टर शक्ति यही चाहता है। इस आदमी को मैं अपने हाथों से खत्म कर दूं। उसने इसे हमारे सामने लाकर इसीलिए तो खड़ा किया है ताकि मेरे जरिए वो उसको मार सके। डॉक्टर शक्ति की जीत से मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर उसे जिताकर अपने सिद्धांत नहीं तोड़ सकता। श्रीनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इकबाल सर, पुलिस को सरेंडर कर दो। सर, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, पर आपने ऐसा क्यों किया सर? मैं आपकी जगह होता तो मार डालता, इन दोनों को ही मार डालता सर। बदला लेना एक बीमारी है श्रीनी, जो हमारे अंदर के इंसान को खत्म कर देती है। मेरा सफर जो उस वक्त रुक गया था वो अब शुरू होगा। नीलिमा का सपना पूरा होने तक मुझे कितनी दूर जाना होगा और कितने दिनों तक पता नहीं। मैं तुम्हारे और नीलिमा के रिश्ते की गहराई को समझ सकता हूं। सो आई फील रियली सॉरी। नीलिमा की हालत बिगड़ती ही जा रही है। वाइटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन फैल चुका है। जब भी वो होश में आती है उसका दर्द और भी ज्यादा हो जाता है। इस समय वो बहुत ही कष्ट में है। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए मैथ्यू, पर तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो इसे इस दर्द से मुक्त कर दे।
बहुत खूब। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। तुमने अकेले ही ये जगह ढूंढी और इसे रजिस्टर भी करवा लिया, और इसकी खूबसूरती दिखाने मुझे यहाँ ले आई। तुम वाकई कमाल हो नीलिमा। तो इस बात का एहसास तुम्हें अब हो रहा है? देखो, मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। अब से तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम अपनी फैमिली प्रॉपर्टी बेच देंगे, फिक्र मत करो। मुझे सच बताओ, इस स्कूल से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? क्यों? गरीबों की मदद करना पुण्य का काम है, और अब जब मालू का कैरियर सेट हो चुका है तो जमीन जायदाद का क्या करेंगे? ये जगह ही मैं हूं। मेरी सांसें, मेरी जिंदगी। अगर मैं मर भी गई तो मेरी आत्मा यहीं रहने वाली है। ये मैंने थारकंस मेडिसिटी की कार पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज में देखा। हमारे डीजी की प्राइवेट कार 12 जुलाई को वहां पर आई थी। वो वहां खालिद मुस्तफा नाम के आदमी से मिलने गए थे। वो एक सोशल एक्टिविस्ट था जो कुमार के एक बड़े मॉल प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया था। 12 जुलाई को कुमार के साथ डीजी भी उसके कमरे में गए थे। का चीफ ऑफिसर हूँ, मतलब डीजीपी। पहचाना मुझे? मैं यहाँ आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ मिस्टर खालिद। ये जो कुमार है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है। ये जो शॉपिंग मॉल बनाने वाला है, आप उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेकर आए, उसे वापस ले लीजिए आप। डीजी और कुमार के बीच की एक गहरी दोस्ती मुझे कुछ अजीब लगी। नहीं, मैं नहीं लूंगा सर। तुम मना नहीं कर सकते, वापस लो। 2 दिन के बाद कुमार खुद कुछ कागजात लेकर आएगा, उन सभी पर साइन कर देना। ये इलाज तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए हो रहा है ना, कहीं अचानक घट ना जाए। चलो कुमार, चलो। डीजी और कुमार की धमकी वाली बात खालिद ने डॉक्टर शक्ति को जरूर बताई होगी, क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। किसी डरने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया डॉक्टर, तो समझ जाना इसके पीछे उन दोनों का हाथ है, वो कुमार और डीजी भी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिस्चार्ज होने के ठीक 2 दिन बाद शक्ति की आंखों के सामने खालिद की लाश पड़ी हुई थी। एक जानलेवा एक्सीडेंट। हर्षिता, डीजी की जान खतरे में है। अगला टारगेट वही होंगे। श्रीनी सर, when did it happen? कौन है तुम? वो सिर्फ आपके साथ नेगोशिएट करेंगे सर, आपको अकेले जाना होगा।
बिना हथियार के। ये बात मेरी समझ से परे है कि डॉक्टर शक्ति को आपसे इतना लगाव क्यों है। हर बात के पीछे एक वजह होती है श्रीनी। बिना वजह के कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। बुरा मत मानिएगा, कुछ पूछना चाहता हूं सर। सभी घटनाएं जिन्होंने डॉक्टर शक्ति को यह सब करने पर मजबूर किया वो थाराकन मेडिकल सिटी में ही घटी, और ये वही हॉस्पिटल है जहां आपकी पत्नी भी 6 महीने के लिए एडमिट रही थी सर। आप उस दौरान वहीं रहते थे हर पल। सर, क्या आपका इन घटनाओं से कोई संबंध है जिसके बारे में मैं न जानता हूं? Nothing is white, nothing is black. Everything is grey. हेलो सर, आई एम श्रेया। सर, आपको डॉक्टर शक्ति से मिलने से पहले एक शर्त माननी होगी। आपको बेहोश किया जाएगा। आप 1 घंटे के लिए नींद में होंगे। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आप चल सकते हैं, नहीं तो मैं वापस जा रही हूं और आप डीजीपी को भूल जाइए। ओके, मैं चलूंगा। गुड, लेट्स गो। आप कुछ वक्त के लिए ट्रांस में चले जाएंगे। हेलो सर, तो हम फिर से मिल रहे हैं। आखिरी बार आपको उस दिन देखा था जब आपकी वाइफ की मौत हुई थी। मैं उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। जो मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही थी, मैं 1 हफ्ते पहले ही उनमें शामिल हुआ था।
जो भी जानकारी हाथ लगे उससे मुजरिम की एक साफ तस्वीर बनाने में आपका जवाब नहीं सर। आपने जब मुझे इतने कम वक्त में ढूंढ निकाला उससे मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, बल्कि आपका मुझे ढूंढना असल में मेरी जरूरत थी। सी, आई हैव डन माई होमवर्क। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि आज तक तुमने जितने भी विक्टिम्स का खून किया है सभी के लिए अच्छे से होमवर्क किया था डॉक्टर। विक्टिम्स मतलब पीड़ित? उनमें से कोई भी विक्टिम नहीं था सर, सबके सब शिकारी थे। उन शिकारियों ने जिन्हें नुकसान पहुंचाया वो पीड़ित थे। और तुम डॉक्टर पीड़ित हो या शिकारी? मैं दोनों ही हूं। हम सभी में दोनों बसे होते हैं, एक ही पल में पीड़ित, दूसरे में शिकारी। मैं एक बार डीजी को देखना चाहता हूं। घबराइए मत, वो सुरक्षित है, पर ज्यादा देर नहीं रहेंगे। आप पूरी पुलिस फोर्स में सबसे सही इंसान थे नौकरी छोड़ने तक। एक तरह से आप कानून का प्रतीक हैं। तो आज आपको साक्षी मानकर मैं उस स्टेट पुलिस चीफ को सजा दूंगा, उसने किए हुए घिनौने जुर्म के लिए। घूर क्यों रहे हैं सर? यह इंसाफ देने का मेरा तरीका है। सर, दुनिया में इंसान को सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकती है, डर। वो डर जो हम सभी के अंदर होता है। बल्कि भगवान में विश्वास करना भी एक तरह का डर ही है ना। जो इंसान गुनाह करेगा उसे मुझसे डरना होगा, क्योंकि अब से डर का नया नाम है डॉक्टर शक्ति रामास्वामी। जिंदगी का हर सुख छोड़कर इस विश्वास के साथ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो समाज की भलाई के लिए कर रहे हो। डॉक्टर श्रेया तुम्हारे इस जुर्म में तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। वो तुम्हारे साथ प्यार की वजह से या इसी डर की वजह से? डर से भयानक चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती। सही है ना डॉक्टर? अपनी मर्यादा में रहकर मुझसे बात कीजिए मिस्टर मैथ्यू। तुम इंसानी मर्यादा बहुत पहले पार कर चुके हो, तो अब तुम मुझे क्या पढ़ाओगे मर्यादा का पाठ? हाँ सर, पार कर चुका हूं मैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कोर्ट की सजा, सरकार का फैसला, ये सब सही होते हैं, लेकिन असल में ये सिस्टम नहीं है जो फैसला करता है। ये काम तो ताकतवर लोग करते हैं। अगर कोर्ट की बात करें तो 2-3 जज, सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री, धर्म की बात करें तो पंडित। इन सब लोगों का फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है और वही कानून होता है। इसीलिए जो भी मुझे सही लगा मैंने वही किया। जिन शब्दों का प्रयोग अभी तुमने किया है, दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते थे। और मुझे नहीं लगता तुम्हें बताने की जरूरत है कि उनका क्या हश्र हुआ था। कम ऑन सर, हमें भी अभी एक डिक्टेटर की जरूरत है। हमारे देश को जरूरत है कोई मेरे जैसा। गलत लोगों की अंधभक्ति करने से ज्यादा बड़ी बेवकूफी दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। और इसे लगता है ये कानून से बड़ा है। और मुझे बहुत दुख से यह कहना होगा कि ये एक पागल है। मैं पागल हूं? मैं पागल हूं? श्रेया, तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्हें लगता है कि मैं पागल हूं। जो लोग पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके कानून के हाथों से बच निकलते हैं, तुम उन लोगों को सजा देना चाहते हो? तो फिर तुमने उन 3 बेकसूर पुलिस वालों को क्यों मारा जो डीजी के सिक्योरिटी गार्ड थे? ओह हाँ, वो लोग, वो मैं रोक नहीं पाया। एक अच्छे काम के लिए एक छोटा सा बलिदान। और उन परिवारों का क्या जिन्हें तुमने अनाथ कर दिया? उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? तुम्हारा न्याय सीमित है डॉक्टर। और ये लड़की भी तुम्हारे लिए उन्हीं जैसे लोगों की तरह होगी। एक और छोटा सा बलिदान। मिस्टर मैथ्यू, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अपनी ये चालें मेरे साथ मत खेलिए। जिंदगी एक घिनौना मजाक है डॉक्टर, जीनी पड़ती है। यू नो दैट आई नो इट। यस डॉक्टर, आई नो दैट यू नो इट। मैं भी अब तक इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तुमसे मिलूंगा। पर तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो इसे इस दर्द से मुक्त कर दे। अब और नहीं,
मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता। मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूं? जिंदगी में मैंने कभी भी किसी से इतना प्यार नहीं किया। मेरा सपना अधूरा मत रहने देना। वादा करो कि वो स्कूल बनवाओगे। तुम ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि वो इसे इस दर्द से मुक्त कर दे। आपकी पत्नी की मौत के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपका फैसला सही था। अगर सोचा जाए तो आपने भी वही किया जो इंसाफ था। आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, इसीलिए मैंने सारे सबूत मिटा दिए। यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, दया के कारण हत्या, कानून के हिसाब से यह बिल्कुल गलत है, फिर भी आपने ऐसा किया। मैंने भी तो वही किया ना। वो मुजरिम जिन्हें हमारा कानून सजा ना दे पाया, वो दरिंदे जो मौत की सजा के लायक थे, मैंने उन्हें मारा। बल्कि आप ही की तरह मैंने भी कानून तोड़ा है। अब बताइए मुझे, हम में से विलन कौन है? आप हैं या फिर मैं? तुम गलत हो डॉक्टर। हम एक जैसे बिल्कुल नहीं। बिना कुछ महसूस किए, बिना एक भी मिनट पलक झपकाए मेरी पत्नी वहां जिंदा लाश बनकर पड़ी थी। और थोड़े वक्त के लिए जब भी उसे होश आता, तुम भी जानते हो कि वो किस दर्द से गुजर रही थी। उस दर्द में भी वो मुझसे पूछती रहती कि हमारी बेटी कैसी है। उसे मालूम था कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, फिर भी वो पूछती ही रहती। और जब मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूं, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, सांस भी नहीं चल रही थी। मैं वहां खड़ा देखता रहा और तब मुझे एहसास हुआ कि दरअसल प्यार की आखिरी मंजिल मौत होती है। I killed her out of love. You kill people out of hate. हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं डॉक्टर। बस बहुत हुआ मिस्टर मैथ्यू मंजूरन। मैं आपको यहां जिस लिए लेकर आया हूं वो होकर रहेगा। अब बैठ जाइए। श्रेया, नजर रखो। मेरी बेटी मालू मेरे इस काम से बहुत नफरत करती थी। उसकी इच्छा थी कि वो एक दिन बड़ी डॉक्टर बने। She wanted to heal the whole world. श्रेया, प्लीज
जिंदगी तुम्हें पुकार रही है। तुम्हें पूरी जिंदगी जीनी है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। प्लीज। इस आदमी का काम था आम लोगों की जान की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, पर इसने ऐसा नहीं किया। एक बहुत ही नेक इंसान था जिसका नाम था खालिद मुस्तफा। इसने मारा उसे। नहीं मैथ्यू, नहीं। उसकी मौत एक राज बनकर रह गई। केस फाइल करने वाला भी कोई नहीं था। कम से कम तुम तो मेरा यकीन करो। जब मुझे लगा मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है तो हॉस्पिटल जाकर मैंने खालिद को मार डालने की धमकी दी थी, लेकिन उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो एक्सीडेंट असली था। मैं सच बोल रहा हूं। मेरा यकीन करो मैथ्यू, प्लीज। पर मुझे तुम पर यकीन नहीं। डॉक्टर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ मिस्टर। प्लीज। मैंने कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यह आदमी बेकसूर है। ही इज इनोसेंट। बेकसूर है? डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? नहीं।
अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शूट मी, शूट मी। पर कल पूरी दुनिया यही कहेगी कि जो मैंने किया सही था। तुम कानून के रक्षक हो ना? अगर हिम्मत है तो चलाओ। कैसे इंसान हैं आप सर? अभी भी कानून के हिसाब से चल रहे हैं आप। खत्म क्यों नहीं कर दिया मुझे? इस दुनिया का यह दस्तूर बिल्कुल नहीं है मिस्टर शक्ति कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले ले। तुमने मुझसे पूछा था ना कि हम में से विलन कौन है, तो हर विलन में एक हीरो होता है और हर हीरो में होता है एक विलन। तुम एक अद्भुत डॉक्टर हो। तुम्हें न्याय की वो समझ है जो दूसरों में देखने को नहीं मिलती। अगर तुम अपना दिमागी संतुलन ठीक कर लो तो बहुत आगे जाओगे। आई एम सॉरी मैथ्यू, मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। सर, सर आप अब आज से शुरू होती है मेरे सपनों की एक नई यात्रा।